भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या है लोगों की राय। अगर आज देश की जनता में एक हिस्सा बीजेपी के लिए वोट करता है तो क्या है उसकी राय, किस वजह से वो करेगा बीजेपी को वोट। लेकिन उससे पहले आइए आपको मेथोडोलॉजी बता दें, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये सर्वे इंडिया टुडे सी वोटर सालाना 2 बार करता है। ये दूसरे हिस्से में जब सर्वे आ रहा है तो हमने ये सर्वे किया है 15 जुलाई और 14 अगस्त के बीच में। अब कुछ इवेंट्स के जरिए ये पीरियड आपको समझा दे। 14 जुलाई को लॉन्च तो हो गया था चंद्रयान, लेकिन लैंड नहीं हुआ था। लैंड अभी हुआ है। 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में मॉनसून सत्र चला। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरा, अविश्वास प्रस्ताव भी आया, उस पर चर्चा भी हुई। बहरहाल अगर आप ये पीरियड आप समझ चुके, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आया है, वो भी इस वजह से क्योंकि इस दौरान हमने कीमतों में जबरदस्त उछाल देखी है। सैंपल साइज 25,951, लोकसभा क्षेत्र 543 जो हमने कवर किए हैं। अब आइए सबसे पहला जो सवाल था हमारा उस पर जाते हैं। शहजाद पूनावाला जी यहाँ पर हमारे साथ पहुंच गए हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय कुमार जी हमारे साथ सीएसडीएस की तरफ से को डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभय दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन देश का मिजाज सर्वे में जो पहला प्रश्न 7 बजे के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाने वाले हैं वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के लिए वोट कर रहा है 2024 में, तो 2024 में बीजेपी को क्यों वोट देंगे। जब ये प्रश्न हमने पूछा तो सबसे बड़ा हिस्सा 44% ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को वोट देंगे। यानी 1 से 10 की सूची पर अगर कोई नेता, कोई पहचान, कोई वजह बीजेपी को वोट देने की बनती है तो वो नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। 44% लोगों ने कहा, 22% लोगों ने विकास को अपनी वजह बताया। ये भी ध्यान रखिए, जाहिर तौर पर जो लोग बीजेपी को वोट देंगे उन्हीं में से लोगों ने ये जवाब दिया है। 2024 में बीजेपी को क्यों वोट देंगे 90, जब हमने पूछा 44% कह रहे मोदी। अब ये 14% लोग हिंदुत्व भी कह रहे हैं। कल्याणकारी योजनाएं 8% लोग कह रहे हैं। तो 44% के साथ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर एक बार फिर से जुलाई अगस्त के महीने में इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी को वोट देने की सबसे बड़ी वजह 44% लोगों की राय कि हम नरेंद्र मोदी की वजह से देंगे। 2024 में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा किस मुद्दे से हुआ है, जो अगला प्रश्न हमने अपने इस सर्वे में पूछा है। तो फिर अर्थव्यवस्था की गारंटी 33% लोगों ने कहा है। राम मंदिर 17% लोगों ने कहा है। यह भी आंकड़ा दिलचस्प है। समान नागरिक संहिता जिस पर अभी काम ही चल रहा है, अभी तो लॉ कमीशन ने सिर्फ राय मांगी है। उत्तराखंड में भी ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ है, वहां पर भी नहीं आया है। धीमी आंच पर उसको धीरे धीरे चुनाव के पहले चढ़ाया है शहजाद जी की पार्टी ने। एकदम मीडियम फ्लेम, ज्यादा भी नहीं कर रहे हैं, कम भी नहीं कर रहे हैं। और 8% लोग कह रहे हैं 370 की विदाई। तो 370 की विदाई पर भी 8% लोग बीजेपी को वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा बता रहे हैं। अब जो अगला प्रश्न हमने यहाँ पर इस सर्वे में लोगों से पूछा है वो बताने की घड़ी आ गई है। 33% आप देख ही रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, इस पर गारंटी जो है उसको एक कामयाबी बता रहे हैं। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ क्या, ये सवाल दिलचस्प है। और इस पर 54% लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। वही 41% कह रहे हैं मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। ये मामला बड़ा बटा हुआ दिखाई दे रहा है, बटा हुआ दिख रहा है। 41% कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। जो अगला प्रश्न हमने पूछा है वो केंद्रीय एजेंसीज के दुरुपयोग पर है, क्योंकि विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है। ये देख लीजिए 54% मामला बहुत अटका हुआ है। भ्रष्टाचार हम खत्म कर रहे हैं, बिचौलियों के लिए अब मंत्रालयों में जगह नहीं बची है, हम हर मामले में ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, ये सरकार का दावा था। अब देखिए जो अगला प्रश्न है सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर। जब ये सवाल पूछा गया सी वोटर के सर्वे में तो 45% लोग कह रहे हैं कि हाँ दुरुपयोग कर रही है सरकार, और नहीं कर रही है कहने वाले 38%। एक बार फिर बटा हुआ है मामला। तो चाहे वो भ्रष्टाचार खत्म करने का मुद्दा है, बहुत क्लोज है ये मामला, सिर्फ 7% का गैप है
एजेंसीज के दुरुपयोग पर एक अच्छा खासा इसमें डेटा अलग लिखा हुआ है। स्पष्ट कर दें हम, इसमें हाँ कहने वाले 45% है और 38% कह रहे थे कि सभी पार्टियां करती हैं। तो अगला सवाल, विपक्ष की टूट से महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा होगा क्या? इसमें मामला बटा हुआ नहीं है। हाँ कहने वाले 60% लोग हैं। अब ये दिलचस्प होगा संजय जी कि ये कहां के लोगों ने कहा है, क्योंकि वोट तो फिर अगर शिवसेना के लिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के लिए करना है तो वहां पर महाराष्ट्र के लोग करेंगे। 25% लोग कह रहे थे नहीं, बीजेपी को फायदा नहीं होगा। कह नहीं सकते वाले 15%। अंजना जी, सर्वे परसेप्शन कैच करता है। परफेक्ट, तो ठीक है, ये भले ही देश के लोगों का मिजाज हो, देश के लोग समझते हैं कि इससे फायदा होगा। हाँ, ये परसेप्शन को कैच करता है कि क्या बीजेपी को इन मुद्दों से फायदा होगा, क्या महाराष्ट्र के ब्रेकअप से उनको फायदा हो सकता है। जो बड़ी खबर इस वक्त के इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में सामने आ रही है, 44% लोग मोदी की वजह से बीजेपी को वोट देंगे। सबसे बड़ी वजह क्या है? मतलब एक तरह से फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव क्या होगा, यह प्रश्न उठता है। हमेशा ये कहा जाता है कि क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन होता चला जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर बीजेपी पूरा दांव लगा देती है और वही काम करता है उनके लिए। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र और दांव है? यूसीसी से बीजेपी को फायदा होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? जब ये सवाल हमने पूछा था, ये भी दिलचस्प है क्योंकि यूसीसी समाज नागरिक संहिता आया तो बीजेपी को फायदा होगा। 72%, वही मुद्दा जिसको मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। न फ्लेम बढ़ाते हैं न फ्लेम घटाते हैं, एकदम एक समान स्तर पर धीमी आंच पर उसे पकाया जा रहा है। उत्तराखंड के धामी साहब बोलेंगे कि अब तो हमारा पूरा प्रपोजल तैयार है, फाइनल करने के लिए मैं दिल्ली आया हूं, इसको हम जल्द से जल्द उत्तराखंड में लाएंगे, उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। विपक्ष कहता है कि आप कैसे इसको राज्य में ला सकते हैं, इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाना होगा। लॉ कमीशन ने प्रश्न पूछे लेकिन उसके बाद फिर वो धीमी आंच पर ऐसे हल्के से पक रहा है। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ये हमने आपको दिखा दिया, यूसीसी से फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी शहजाद जी आपकी पार्टी इसमें पीछे क्यों? लेकिन इस पर लास्ट में आएंगे। नरेंद्र मोदी ही अस्त्र शस्त्र सब कुछ है और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आपके लिए ओवरराइडिंग होती है। लेकिन ये याद रखिए कि कुछ राज्यों में आपने पीएम को पूरी तरह झोंका, डबल इंजन की सरकार को सामने किया, लेकिन उन राज्यों में आपको सफलता नहीं हासिल हुई। ऐसे में क्या एक बार फिर से 2024 मोदी भरोसे? देखिए, ऐसा है, कई सारे बिंदु आ गए तो मैं एक एक करके क्रमवार तरीके से जवाब देता हूं। आज आपके इस सर्वे के दूसरे भाग से एक चीज स्पष्ट है कि जो चुनाव को ये बनाना चाह रहे हैं मोदी बना मुद्दा, दरअसल मोदी ही मुद्दों को सुलझाता है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। आप देखिए, जनता के साथ मोदी जी का पैक्ट है, PACT। पैक्ट का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस है, 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था ले जाने की बात है। A फॉर एक्सेप्टेबिलिटी है, इसलिए 59% स्वीकार रहे हैं। C फॉर क्रेडिबिलिटी है, इसलिए जो सरकारें कहते थे यूपीए में भ्रष्टाचार अप्रत्याशित तरीके से बढ़ा है, आज कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर रोकथाम अगर कोई कर सकता है वो मोदी कर सकता है, और T ट्राइड एंड टेस्टेड है। देखिए, मुझे एक बात पूरी करने दीजिए, मुझे पूरी करने दीजिए। तो एक तरफ तो मॉडल, एक तरफ तो आप नंबर दिखा दीजिए, दिखाते रहिए। एक तरफ तो मोदी जी का जनता के साथ पैक्ट है और दूसरी तरफ डील है। डील का मतलब क्या है? डायनेस्टी ऑफ एक्सट्रीमली करप्ट एंड अपीजमेंट करने वाली लॉबी। तो मोदी पैक्ट लेकर जनता के पास जाते हैं, ये डील लेकर आए हैं जनता के पास। जनता ने पहले भी इसको कह दिया है नो डील। अब दूसरी बात, आपने 2-3 विषय गिनाए। देखिए, ऐसा है, कई ऐसे मुद्दे थे जो ठंडे बस्ते में थे, आज वो हल्की आंच पर पक रहे हैं, धीमी आंच पर पक रहे हैं, ठंडे बस्ते से निकाले गए। 370 के विषय पर नेहरू जी ने कहा था साबुन है, घिसते घिसते घिस जाएगा, घिस दिया हमने। और जब घिसा है तब जिन लोगों ने कहा था कि घिसते घिसते घिस जाना चाहिए, आज वो कह रहे कि उसको रीइंपोज करेंगे। आज लाल किले से लेकर लाल चौक तक तिरंगा नहीं लहरा रहा है, चंद्रमा पे भी तिरंगा पहुंच चुका है। तो मैं यही कह सकता हूं कि तिरंगे की बात हो रही है तो 3 पताके आज आसमान में उड़ रहे हैं। एक तो अंतरिक्ष में विज्ञान का भारत का पताका, दूसरा विकास का पताका भारत का पूरी दुनिया में डंके के साथ ऊंचा उड़ रहा है, और तीसरा राम मंदिर जब ऊंची इमारत के साथ आकाश
गगनचुंबी एक बनेगा तो वहां पर प्रभु श्री राम के विश्वास का पताका, तो ये विश्वास, विकास और विज्ञान का जो पताका है वो लहरा रहा है, जनता देख रही है। मैं दुबे जी की तरफ से मैं ही पूछ लेती हूँ, 17% लोग कह रहे हैं राम मंदिर का भी आप श्रेय ले लेंगे। चंद्रयान हुआ, चंद्रयान 3 के भी मिशन की सफलता का श्रेय आप ले लेंगे। ऐसा है, मैं श्रेय की बात नहीं है, परंतु इन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा है। इन्होंने अभी भी आज जो मणिशंकर अय्यर जी की किताब आई है उसमें उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक भूल कांग्रेस की ये रही कि शिलान्यास के समय राजीव गांधी जी, हालांकि राजीव गांधी ने नहीं ताले खुलवाए थे, कोर्ट के ऑर्डर से खुला था, पर राजीव गांधी की वो ऐतिहासिक भूल थी। उन्होंने नरसिम्हा राव जी को कहा है कि क्योंकि उन्होंने संतों से बातचीत की राम मंदिर के विषय पर, तो वो सांप्रदायिक है। तो पहले बीजेपी पीएम थे, वो कह रहे हैं, सॉरी वो कह रहे हैं वो पहले बीजेपी के पीएम अगर थे। कोई चलिए हम लोग उलझ जाएंगे, भटक जाएंगे की बात करता है और उसमें उनको केवल बीजेपी नजर आता है, तो इससे समझ चंद्रयान 3 का भी आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं। चंद्रयान 3 का भी क्रेडिट ले रहे हैं। अरे मुझे बताइए, चंद्रयान 2 को रोका किसने? वर्षों तक माधवन नायर जी ने बताया है, इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन ने, कि इन्होंने रोका। किसने ए-सैट की परमिशन नहीं दी थी? किसने अंतरिक्ष देवास डील करवाई थी और करप्शन में वो पूरा लिप्त था? किसने नंबी नारायण जैसे वैज्ञानिकों को प्रताड़ित करने का पूरा प्रपंच रचा था? तो ये किस लिहाज से, और हम क्रेडिट नहीं लेते मान्यवर, जवाहर पॉइंट इन्होंने नाम रखा जब प्रोब वहां पर पहुंचा। हमारे दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के जब भारत का तिरंगा पहुंचा तो वो विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम लैंडर ने पहुंचाया। ये हम में और उनमें अंतर है। हम प्रधानमंत्रियों का योगदान स्वीकारते हैं तो प्रधानमंत्री संग्रहालय रखते हैं, परंतु इनको, और इन्होंने तो कहा ना, नाम से नहीं कर्म से जाने जाते लोग। तो कर्म और कुकर्म दोनों गिनानी चाहिए। और देखिए नंबर 2 पर राम मंदिर ही यहाँ पर दिख रहा है 33%। जब आप सबसे ज्यादा फायदा किस मुद्दे से होता है देखते हैं तो नंबर 3 अर्थव्यवस्था को लेकर जो पीएम ने सपना दिखाया है, 33% लोग उस पर, और दूसरे पर राम मंदिर है। और आप श्रेय लेने की बात, देखिए परसेप्शन होता है, सर्वे क्या है, एक परसेप्शन है कि लोगों की राय क्या बन रही है, देश का मिजाज क्या कह रहा है। देश का मिजाज कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। आपके पास इसकी क्या काट है? आप लोगों से तो पूछ लिया जाए कि इंडिया का नेता कौन होगा, किसको आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप लोग हम लोग पर बरस पड़ते हैं। लेकिन ब्रांड मोदी, उसकी काट क्या है? अंजना जी नमस्कार। पहले तो एक संक्षिप्त में मैं राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ कर दूं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नरक अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है, और यही मोदी सरकार के 9 वर्षों में हुआ है। आपके सर्वे पर मैं कोई संदेह नहीं करना चाहता, लेकिन 25,951 लोगों का सर्वे 543 कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है, अर्थात 50 लोगों से एक लोकसभा में पूछा। एवरेज वोट है वहां के 16 लाख, अर्थात 0.00032% लोगों से ये आपने सर्वे कराया। सबसे पहला जो लेटेस्ट और प्रामाणिक सर्वे आया है वो आया कर्नाटका से, जहां प्रधानमंत्री जी का दुखड़ा और मुखड़ा नहीं चला। दूसरा बड़ा सर्वे आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर से, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के चेहरे पर भरोसा मत करना। तीसरा बड़ा सर्वे और सबसे बड़े सर्वेयर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कह रहे थे कि मैं अकेला ही काफी हूं। 38 दलों का सहारा लेना पड़ा। उन 38 दलों में से विडंबना देखिए, जिन 9 दलों ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, जिन 16 दलों का एक भी सांसद नहीं है, जिन 7 दलों का सिर्फ एक सांसद है वो, और प्रधानमंत्री जी को खुद के चेहरे पर भरोसा नहीं है। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि वो पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर, जिसको कहते थे सीएए में कि हम नागरिकता नहीं देंगे, उसको लोकसभा का टिकट दे रहे हैं। इस डिबेट को सीमा हैदर पे मत रिड्यूस कीजिए, ठीक है। नहीं सुनिए ना, मैं कह रहा हूं उसके बाद अब्बास अंसारी, कुख्यात माफिया डॉन का बेटा जिसको बताते थे, हसन मुनशरिफ जिसको 40,000 किसानों के पैसा का खाते में डाल लिया, दाऊद इब्राहिम का दाया हाथ, इकबाल मिर्ची का दाया हाथ, प्रफुल्ल पटेल, 70,000 करोड़ के घोटाले का अजीत पवार, ये सब सम्मिलित रूप से चेहरा हैं। और आपने जो बताया कि भ्रष्टाचार और संस्थाओं का परसेप्शन देखिए ना, ये मिस्टर दुबे 15% का गैप है। 54% जो बहुमत है वो है इस बात को स्वीकारता हुआ या मानता हुआ, परसेप्शन ही सही। 54% ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। मैं तो आपसे पूछ रही हूं कि आप लोग तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं ना, वो जड़ क्यों नहीं गड़ा पा रहे धरती में इस देश में? वोटर का परसेप्शन, अब 6 महीने बचे हैं सर, अब तो बहुत कम टाइम बचा है, और आपकी तरफ से मोदी की लोकप्रियता का काट आप मुझे नहीं बता पा रहे। इसके बाद मैं फौरन आ रही हूं संजय जी, खिलाफ मौन की क्रांति, मुखर मोदी के खिलाफ मौन की क्रांति काम कर रही है।
आप सी वोटर से कहिए कि पूछिए किसान से जिसकी आमदनी 27 रुपए रह गई, पूछिए नौजवान से जिसको कि 12 करोड़ रोजगार छिड़ गए, पूछिए पहलवानों से जिनको घसीट कर मारा गया, पूछिए मणिपुर से, पूछिए मजदूरों से, जाइए तो सही जनता के बीच में। ये जो वोकल है मोदी जी का वोटर, वो आके मुखरता से इसमें बोल रहा है, लेकिन परिणाम वही होंगे जो कर्नाटक से प्रतिबिंबित हो रहे हैं। 40% की कमीशन की सरकार, अभी कैग ने बताया, राम मंदिर को इन्होंने नहीं छोड़ा। नेशनल हाईवे 74,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का एक सेक्शन बनाया जिसमें 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मथुरा एक्सप्रेस वे टोल बूथ पर घोटाला। जी सर देखिए, ये सब डिबेट तो हम लोग रोज ही करते हैं, रोज ही आप मुद्दे उठाते हैं, रोज ये जवाब देते हैं, वही फुटबॉल का मैच चलता रहता है। आज परसेप्शन पे और डेटा पर बातचीत हो रही है। डेटा के नजरिए से जब संजय जी समझे तो ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? ये आपने 6 से 7 में पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चुनौती होगी। ऐसे नहीं था है कि 2019 में मुद्दों की कमी थी, लेकिन विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, किस पर भरोसा करें, किसको पीएम बनाए, जब ये सवाल आता है, इंडिया वाले कहते हैं कि हम किसी का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। क्या ये स्ट्रैटेजी सही है जो ये आंकड़े बता रहे हैं? दूसरी तरफ जो ये आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो, ऐसे कई जगह पर है, नेक टू नेक का मामला चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके मोदी की लोकप्रियता। देखिए अंजना जी, इन आंकड़ों को जैसा मैंने कहा, पिछले अगर 3-4 साल के अलग अलग सर्वेज के आंकड़ों से एक तरह से तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए मैं अगर बताऊं कि क्या दिखाई पड़ता है, मुझे लगता है कि कुछ चीजें बदल रही हैं। अगर आप 4 से 5 साल पहले के सर्वेज देखते तो चाहे वो प्राइस राइज हो, बेरोजगारी हो, इस पर भी इतना क्रिटिकल ओपिनियन नहीं आता था। तो आपको दो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। एक ट्रेंड पॉजिटिव जो सरकार के लिए लगातार बना हुआ है 9 साल में, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी, उनका योगदान बीजेपी के वोट शेयर में, सरकार के कामकाज, तो एक बिल्कुल एक तरफ एकदम नीट क्लीन चिट है सरकार के लिए कि सरकार ये एक बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन परिवर्तन क्या दिखाई पड़ता है? परिवर्तन ये दिखाई पड़ रहा है कि कुछ ऐसे काम हैं जिस पर सरकार का प्रदर्शन शायद अच्छा नहीं रहा, या जनता समझती है कि इन विषयों पर सरकार का काम जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। ये आंकड़े बहुत साफ बता रहे हैं और कुछ चीजों का जिक्र हो रहा है, और उसमें 2 चीजें बार बार उभर के आती हैं। प्राइस राइज, महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है। अब ये इसमें एक नया मणिपुर जुड़ गया है, और कुछ चीजें जुड़ रही हैं, लेकिन साथ साथ कुछ नई चीजें भी जुड़ रही हैं पॉजिटिव। अगर राम मंदिर की बात करें, कोविड का एक नया मामला हमारे सर्वे में दिखाई पड़ रहा है। जो मेरा प्रश्न है, मुझे लगता है कि जो पहला डेटा उसको फिर से दिखाइए। मुझे लगता है ये डेटा ये कह रहा है कि केंद्र में उन्हें मोदी का विकल्प नहीं दिख रहा है। राज्यों में जहां दिख रहा है, जहां पर उन्होंने बासवराज बोम्मई का विकल्प देखा सिद्धारमैया में। बिल्कुल, अगर मैं अभय दुबे जी की बात से कोई एक आगे बढ़ाऊं, उन्होंने कहा कि असल सर्वे कर्नाटक का था, असल सर्वे कुछ और उन्होंने उदाहरण दिए। तो अभय जी, अगर आप याद करें, कर्नाटक के सारे सर्वे इसी ओर इशारा कर रहे थे कि बीजेपी की अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ। कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, कांग्रेस ने चुनाव जीता। तो ये सर्वे भी उस ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ चीजों पर सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं। तो ये एक तरह से जो कहते हैं आप, ट्रेलर तो दिखाई पड़ रहा है। कर्नाटक में वो ट्रेलर पहले दिखा था। जिस आंकड़ों का जिक्र आप कर रही हैं अंजना जी, ये हम अपने भी सर्वेज में ये आंकड़े, ये क्वेश्चन पूछते आए हैं। हाँ। और लगातार, अगर मैं 2014 का जिक्र करूं तो हमें ऐसा दिखता था कि हर 100 वोट में से जो बीजेपी को मिलता है, 25 वोट प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कंट्रीब्यूट करते थे। 2019 के चुनाव के सर्वे में जब हमने सर्वे किया, हाँ, तो हमें दिखाई पड़ता था लगभग 35 वोट ऐसा था बीजेपी का, वो बढ़ा, और वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाँ। तो बीजेपी का डिपेंडेंस, अब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप से देख सकते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी की छवि बरकरार है, वो बीजेपी के लिए एसेट के रूप में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर आप उसको क्रिटिकल रूप से देखना है तो ये कहना होगा बीजेपी का डिपेंडेंस या ओवर डिपेंडेंस आज भी प्रधानमंत्री मोदी पर बरकरार है। आप सिर्फ नरेंद्र मोदी पर निर्भर है? सीधा प्रश्न शहजाद जी। अरे मुझे बताइए, कभी भी कहीं पर अगर कोई मैच होती है तो कैप्टन लीड करता है तो उस पर ओवर डिपेंडेंस होती है कैप्टन पे। अगर कोई टीम का इनके यहाँ तो कैप्टन ही नहीं है, तो हमारी ओवर डिपेंडेंस नहीं है। इनका मामला तो ये है, इनका नो कॉन्फिडेंस है, हमारा डिपेंडेंस है। कैप्टन पे तो डिपेंड करेंगे ही हम लोग। हमें अपने कैप्टन से कोई शर्म नहीं महसूस होती, हमारा कैप्टन डिलीवर करता है। दूसरी बात मैं देखिए आना चाहता हूं, कर्नाटका पे कितना सहूलियतवादी इनका विश्लेषण होता है। चुनाव से पहले हर रोज ये आपके हल्ला बोल पर बैठते थे अंजना जी, कर्नाटका के रीजनल मुद्दे हैं,
कर्नाटका का रीजनल चुनाव है, इसको नेशनल क्यों बनाया जा रहा? जैसे जीत मिल गई और वहां पे वोट शेयर हमारा बरकरार रहा, ये तो नेशनल चुनाव निकला, ये तो नेशनल ट्रेंड बता रहा है, अब तो यहां पर सब कुछ खत्म हो गया। मतलब राजस्थान के चुनाव भी हम हारे थे 2018 में, छत्तीसगढ़ भी हम हारे थे, क्या हुआ 2019 में अबे भाई? अच्छा, आते हैं मुद्दों पर। देखिए, 4 मुद्दे जो आपके आइडेंटिफाई किए सर्वे ने, एक एक करके। क्या इकोनॉमी पे जो परफॉर्मेंस है वो मैटर ऑफ परसेप्शन है? क्या हम लोग 10वें से 5वें स्थान पर और 30वें स्थान पर नहीं जा रहे? क्या $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन की नहीं हुई है? क्या पर कैपिटा इनकम डबल नहीं हुई है? 3.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर नहीं आए? क्या मिडिल क्लास की इनकम जो है वो 4 गुना नहीं बढ़ी है? ये फैक्ट है, ये परसेप्शन नहीं है। दूसरा, करप्शन पे परसेप्शन वाले इशू पर लालू 4 बार कन्विक्टेड है। ये किस मुंह उठाकर बोलते हैं करप्शन की बात? राम मंदिर पर इनका क्या स्टैंड है? एक स्टैंड है इनका? स्वागत है या विरोध है? इनके आधे लोग आरजेडी स्वागत करती है, विरोध करती है राम मंदिर का, बताइए एक बार। और चौथा, 370 पर आम आदमी पार्टी बोलती है 370 हटा, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस बोलती है हम रीइंपोज करेंगे। तो जनता को भी पता है मिशन और विशन हमारे पास है, जैसे मिशन के साथ चंद्रयान 3 गया था, और ये केवल करप्शन, कमीशन, एम्बिशन फॉर पोजीशन और फैमिली का प्रोफेशन साधने हैं। अभय जी, भ्रष्टाचार जी, परिवारवाद, तुष्टीकरण, इन 3 मुद्दों पर पीएम घेर रहे हैं। 10 साल इनकी सरकार रह गई है, लेकिन ये 3 जो एक तरह से तमगे हैं कह लीजिए इसको, या फिर आरोप कह लीजिए, दाग कह लीजिए, वो चस्पा करते रहते हैं आप लोगों पर। और ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जनता को अब चुनना है। अगर वो ये मानते हैं कि ये भी भ्रष्टाचार से नहीं निपटे, तो उन्हें चुनना है कि कौन कम भ्रष्टाचारी है, किसका भ्रष्टाचार ज्यादा है। ऐसे में ऑप्शन क्या है उनके पास? जी अंजना जी देखिए, प्रधानमंत्री जी सब जानते हैं इमोटिव इश्यूज पर ही बात करेंगे। जैसे पिछला चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां बोलेंगे, आपको लगता है? बेरोजगारी का ब बोलेंगे, आपको लगता है? मणिपुर का मां बोला था क्या, आपको लगता है उन्होंने बोला था? संसाधनों की लूट जितनी इस सरकार में हुई है, विश्वास मानिए किसी सरकार में नहीं। 5,38,000 करोड़ का एनसीएलटी का घोटाला हुआ। देश के बड़े उद्योगपति हर्ष गोयल का ट्वीट उठाकर देखिए, एक दिन स्टोरी कीजिए सिर्फ उस पर। वो कह रहे हैं 80-90% का हेयर कट देके जनता के पैसों की लूट की जा रही है। हमने कहा इनसे कि जो धन्ना सेठ था 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ बना दी, किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दी। वो कहां से, मॉरिशस से, टैक्स हेवन देशों से उसका पैसा आया है, शेल कंपनियों से, ये बताने को तैयार नहीं है। तो संसाधनों की लूट जितनी इनकी सत्ता में हुई, 8 लाख करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे का घोटाला। अब आप सोचिए तो सही, तो ये लाखों करोड़ में एक एक स्कैम इनके हैं। इसलिए भ्रष्टाचार पर परसेप्शन की बात अलग है कि प्रधानमंत्री जी रोज भाषण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कर्नाटका में जब से भ्रष्टाचार पर इनकी हार हुई है, 40% का ठप्पा लग गया, तब से प्रधानमंत्री जी रोज भ्रष्टाचार पर भाषण देने लगे हैं और परिवारवाद पर देने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। इकोनॉमी की बात ये करते हैं, बोले 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। अरे साहब, ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़िए, 142 लोगों ने कोविड के क्राइसिस में, जब प्रधानमंत्री जी कहते थे आपदा में अवसर ढूंढिए, तब 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। यही तो एक बुनियादी अंतर है कि गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है और अमीर आदमियों के पास देश के संसाधन जा रहे हैं। हमने नहीं कहा, मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, उसने बताया कि नोटबंदी जैसे गलत निर्णय से और गलत तरीके से जीएसटी लगाने से हिंदुस्तान के एमएसएमई को तो इसी तरह से चर्चा होती चली जाएगी। मुझे लगता है कि जो प्रश्न हमने पूछे हैं सर्वे में, उसके आधार पर थोड़ी बात कर ले। डेटा, एक सेकंड, उनको आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? प्लीज उसको करेक्ट कीजिए। जो डेटा आज का है सर, उस पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम लोग। मुझे पता है कि आप भी हमला करेंगे, इनको भी मैं रोक रही हूँ बार बार, लेकिन थोड़ा इस डेटा पर सीमित रहिए। आज परसेप्शन पे बात हो रही है, लोगों की राय पर बात हो रही है। अगर आज हो देश में चुनाव तो क्या है देश का मिजाज, इस पर बात हो रही है। तो चाहे वो भ्रष्टाचार का जो डेटा है वो हमने दिखाया, या फिर उसके बाद अब यूसीसी का डेटा दिखाते हैं। और शहजाद जी, ये जो धीमी आंच पर आपने रखा हुआ है, इसकी वजह क्या है? 72% लोग तो देश में कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होगा ये लाने से। देखिए, यदि आपका परसेप्शन है कि ये धीमी आंच पर है और आपके सर्वे का कहना है कि इससे हमें लाएंगे 24 के पहले, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके सर्वे का कहना है कि इससे हमारा राजनीतिक फायदा है, आपका परसेप्शन है कि हम इसको धीमी आंच पर रख रहे हैं। इसका मतलब कोई भी कार्य बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, राष्ट्रहित के लिए करती है। ये आपने प्रूव कर दिया, ये आपने प्रूव कर दिया ना, वरना हम तुरंत ले आते, क्योंकि राजनीतिक फायदा आपके हिसाब से, ये कोई राजनीतिक फायदे का, नुकसान का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये संवैधानिक मुद्दा है। संविधान में इसको डाला गया,
हम आज कहते हैं सिद्धांत के साथ है या खिलाफ है। गोवा में सैद्धांतिक रूप में उसको अपनाया गया, उसके साथ है खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा, लॉ कमीशन अब इस पे एक विस्तृत एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर सारे लोगों से चर्चा करने के बाद इस पे जो उपयुक्त कानूनी कदम है उसको उठाया जाएगा। परंतु मेरा आपसे यह सवाल पूछना है कि हमेशा महिलाओं के अधिकारों की बलि तुष्टीकरण के सामने क्यों दी जाती है? शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक कांग्रेस पार्टी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का बड़ा बड़ा नारा देती है, उसी सिद्धांत के खिलाफ हो गई जिसको संविधान में डालने का काम उनके पूर्वजों ने किया। उसी सिद्धांत के खिलाफ हो गई जिसको गोवा में लागू करने का काम इन्होंने किया। उसी सिद्धांत पर केवल इसलिए क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों का वोट इन्हें चाहिए। और इसी से साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से नारा एक देती है, काम अलग करते हैं। क्या आपको, इससे पहले कि मैं उनसे जवाब लूं संजय जी, क्या आपको लगता है कि यूसीसी, राम मंदिर, हमने हिंदुत्व के लिए भी देखा था पहले 17% के आसपास वोट्स थे, क्या यूसीसी, राम मंदिर, 370 ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं वोटर के मन में? देखिए, अगर आपने तीन चीजों का जिक्र किया, इसको अगर एक पैकेज के रूप में देखें और देखें कि इसका आउटपुट क्या है, वो एक नेशनलिज्म, हिंदुत्व की उसमें भावना है, लेकिन वो एक नेशनलिज्म की ओर इशारा करता है, वो बिल्ड करता है नेशनलिज्म की तरफ। और ये एक बड़ा फैक्टर आजकल के चुनाव में मुझे दिखाई पड़ता है। राज्यों के चुनाव में तो कुछ कम होता है इसका इम्पैक्ट, लेकिन अगर हम लोकसभा के चुनाव की बात करें तो ये बड़ा एक फैक्टर है। वोटरों के वोट देने के डिसीजन में जो वो फैक्टर एक बड़े फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। केवल एक लाइन जोड़ सकता हूं, केवल एक लाइन। हाँ, जल्दी से देखिए, संजय जी ने अभी कहा, मेरे शब्द नहीं है, कि यूसीसी, राम मंदिर और 370 का पैकेज नेशनलिज्म का एक भाव देता है। इसके तीनों ही विपरीत कांग्रेस का स्टैंड है। मतलब कांग्रेस को किस दृष्टि से लोग देखते हैं अब साबित है, स्पष्ट है। मैंने कहा मतलब कांग्रेस पार्टी इन तीनों मुद्दों के पैकेज पर एंटी नेशनल अपने आप को साबित कर रही है, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति में लीन है। यही तो हम कह रहे हैं। मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन ये देना चाह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं मैं आपके नाम पे कह रहा हूं, देश की जनता ही उनको वो घोषित कर रही है। परसेप्शन की बात हो रही है, बिल्कुल परसेप्शन की बात, देश की जनता के आधार पे ही कह रहा हूं मैं। इससे पहले कि मैं अभय जी के पास जाऊं, इसी परसेप्शन से जुड़ा एक और सवाल संजय जी मेरा आपसे है कि क्या बार बार ये भी सामने आकर कहते हैं, और भारत माता को लेकर भी राहुल गांधी ने देश की संसद में कहा, अब वो उस पर स्टिक कर रहे हैं। दो बातें वो बार बार कहते हैं कि एक तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और भारत माता के अपमान का मुद्दा वो उठा रहे हैं। जाहिर तौर पर वो राष्ट्रवाद वाले इशू को बीजेपी के टच करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि हम भी देशभक्त हैं। लेकिन क्या फर्क है दोनों की बातों में? मुझे नहीं लगता है। जैसे बार बार इस बात का जिक्र होता है कि अगर कहें बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के हितों का ध्यान रखती है, आजकल तमाम पार्टियां इस होड़ में लगी हुई हैं, लेकिन इस होड़ में सफलता नहीं मिलेगी उन्हें। जिस बात का जिक्र राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत माता का अपमान हुआ है और मैं उस अपमान को अंडू करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लगता है कुछ और तर्कों के साथ राहुल गांधी को आना चाहिए चुनावी मैदान में। अगर वो इस तर्क को लेके आएंगे तो शायद जनता इस तर्क पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करेगी। अभय दुबे जी, वो शब्द मैं नहीं बोल रही राहुल जी के, क्योंकि उसको पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से भी एक्सपंज कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्रवाद बीजेपी का है, इसलिए उसको टारगेट करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी और तर्क की जरूरत है, जिसमें एक अभाव देख रहे हैं संजय जी। क्या आप लोगों को भी इस बारे में चिंतन करने की जरूरत दिखती है, या ठीक है राहुल जी ने बोला है तो फिर मैं हर संभव कोशिश करूंगा अंजना ओम कश्यप जी जैसी मूर्धन्य पत्रकार के शो में देश के लोगों को बताऊं कि राष्ट्रवाद का नकली मुखौटा इन लोगों ने लगा रखा है। चीन भारत की सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसको क्लीन चिट देते, ना वहां कोई आया है ना वहां कोई घुसा है। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हमारी है दौलत बेग ओल्डी, उसके नीचे तक वाई जंक्शन तक चीन आकर बैठा है। तापिर गांव कहता है अरुणाचल प्रदेश में 40-40 किलोमीटर तक वो अंदर घुसता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। मणिपुर पर जब राहुल गांधी जी ने कहा तो प्रधानमंत्री एक काउंटर क्वेश्चन है अभय जी, क्योंकि देखिए अब चुनाव करीब है, जनता को विकल्प खोजना है। चीन पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि जिस दौलत बेग ओल्डी की आप बात कर रहे हैं, वहीं पर मेजर जनरल लेवल की बातचीत भी चीन के अधिकारियों से आर्मी की हो रही है, हमारी सेना की हो रही है, चुशुल में, दौलत बेग ओल्डी में। और इस बातचीत के जरिए हल निकालने की, डेप्सांग और डेमचौक दोनों को लेकर हल निकालने की कोशिश हो रही है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी अगर आप सरकार में आएंगे तो? इसका अर्थ क्या है? हमने देश के रक्षा मंत्री जी को सदन में सुना था, फरवरी 2021 से सुन रहे हैं कि डिसंगेजमेंट हो रहा है। हमने कहा था
कि आप कैलाश रेंजेस को खाली मत कीजिए, हमारा डोमिनेशन है। और हमने नहीं, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा था। $100 बिलियन का इंपोर्ट करके हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स करी, कश्मीर के 370 का ये जब भी राग अलापते हैं। अभय जी, आपकी चीन को लेकर क्या स्ट्रैटेजी जी, अगर आप सरकार में आते हैं 24 में, चीन को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? जो प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो करेंगे, लाल आंख भी दिखाएंगे, अपनी सीमाओं से खदेड़ कर बाहर भी करेंगे, और जो उसने व्यापार की हदें पार की है उसको भी हम सीमित कर देंगे। हम कहना चाहते हैं कि 370 पर जब बात करते हैं तो मुझे रजनी बाला याद आती, जिसकी टारगेटेड किलिंग की गई, माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में घाटी छोड़कर नहीं गए, राहुल भट्ट जिसको सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। अप्रैल, मई, जून हर माह 4 से 5 सैनिकों की हमारे की शहादत होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीना ठोक कर कहते हैं देखिए आर्टिकल 370 हटा दिया। बताइए ना कितने कश्मीरी पंडितों को वहां पर घर दे दिया आपने। एक वेबसाइट लॉन्च की थी, आज बता कर जाइएगा कितना इन्वेस्टमेंट वहां पर हुआ है। सिर्फ राग अलापने से काम नहीं चलेगा, वास्तविकता का धरातल क्या है। हम सब लोग चाहते हैं कि समाधान निकले, लेकिन यह समाधान नहीं, सिर्फ सुर्खियों में विश्वास करते हैं प्रधानमंत्री जी। सुर्खियां बटोर करके भारतीय जनता पार्टी गायब हो जाती है और उस सुर्खियों के नाम पर वोट मांगते हैं। हम इनको हर क्षेत्र में बेनकाब करके रहेंगे। अर्थव्यवस्था को गर्त में अगर किसी ने डाला तो इन लोगों ने डाला। ये जो बात करते हैं 40 करोड़ कहते हैं मुद्रा के लोन दिए, 32 करोड़ शिशु कैटेगरी के, 50,000 से भी नीचे के लोन है। क्या व्यापार करेगा? आगे बढ़े, एक महाराष्ट्र पर चर्चा छूट गई थी, छोटा सा जवाब इस पर लेते हैं आप दोनों से, दो लाइन का, क्योंकि अब कांग्रेस की भूमिका को लेकर जो सर्वे का हिस्सा है हम उस पर जाने वाले हैं। महाराष्ट्र वाला जो प्रश्न है उस पर जल्दी से 60% लोग लगभग कह रहे हैं कि आप लोगों को फायदा होगा विपक्ष की टूट से, लेकिन फिर वो टूट भी तो नहीं आप लोगों की वजह से नहीं हुई है। इतने गुस्से में देखने की जरूरत नहीं मैं है। आपको गुस्से से नहीं, मैं हैरानी से देख रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता आपको सर्वे के माध्यम से बता रही है कि जो ओरिजिनल मैंडेट भाजपा शिवसेना को मिला था, जिसमें कि मोदी जी की बड़ी तस्वीर और फडणवीस जी की छोटी तस्वीर लगाकर हमने हिंदुत्व के लिए, वहां के प्रगति और विकास के लिए वोट लिया था, उस पर शिवसेना लौट कर आई है, पूरी शिवसेना संख्या और सिंबल के साथ। और एनसीपी जिसने 2014 से ही भाजपा को समर्थन देने का प्रयास किया था, 2014 में हमारी वहां पर सरकार बनाने में समर्थन दिया, 2017 में शरद जी ने खुद बोला कि आप समर्थन ले लीजिए, हमने तब कहा शिवसेना को बाहर नहीं रख सकते, तो उस नेचुरल पोजीशन पर एनसीपी भी पहुंची है। तो मुझे लगता है तो सम्मान हुआ महाराष्ट्र की जनता का। अभय जी, छोटा सा 2 लाइन का इस पर कमेंट। देखिए, आप लोग सबसे ज्यादा यही आरोप लगा रहे हैं ना कि ये वॉशिंग मशीन में सबको धोते हैं और भ्रष्टाचार के आरोपियों को अपनी तरफ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बीजेपी को पब्लिक परसेप्शन में 60% फायदा हो रहा है तो ये तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी पर ही सवाल खड़ा कर देता है। अभय जी, 2 लाइन। उससे बड़ा सर्वे महाराष्ट्र की जनता ने दिया। ये जो इन्होंने सरकार खरीदी ईडी के माध्यम से, उसके बाद कस्बा पेट का चुनाव 25 साल बाद जीते, उसके बाद 5 एमएलसी में से 4 एमएलसी जीते, 3 साल से लगातार नागपुर जहां आरएसएस का मुख्यालय है वहां कांग्रेस पार्टी जीत रही, कोल्हापुर का उपचुनाव हम जीते। तो ये जो चुनाव है, उपचुनाव और एमएलसी के चुनाव, वो सही सर्वे महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की जनता में रोष है। जिस प्रकार खरीद फरोख्त की सरकार बनाई है, वो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, किसान पूरे महाराष्ट्र के सड़कों पर है, प्याज के किसान। ठीक है, दुबे जी। अभय जी की समस्या ये है कि वो महाराष्ट्र से आते हैं, उनको पॉलिटिक्स का पता नहीं है। कस्बा में जो सीट आप जीते वो अजीत पवार की बदौलत ही जीते थे मान्यवर, और वहां पर पिंपरी चिंचवड़ की सीट पर हमें जीत हुई थी, जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड था आपके अलायंस का। तो इसीलिए आधी जानकारी के साथ और महाराष्ट्र के विषय में जिनकी कोई जानकारी ना हो वो ऐसी बात करते हैं। महाराष्ट्र की जनता का मिजाज बड़ा क्लियर है। बीजेपी को 100+ की पार्टी 2 चुनाव से बनाई है। चलिए ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका को लेकर जब हमने प्रश्न किया, यानी कांग्रेस पार्टी और उसकी भूमिका को लेकर अब प्रश्नों की शुरुआत हो चुकी है। हमने पूछा विपक्ष के तौर पर, बहुत अच्छा कहने वाले 25%, 18% कह रहे हैं अच्छा, सामान्य कह रहे हैं 17%। अगर आप इस 25, 18 और 17 को मिला लीजिए तो आधे से भी ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी की जो सक्रियता बीते दिनों रही है संजय जी, उस पर मुहर लगा रहे हैं। खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा हो, राहुल गांधी की सक्रियता हो, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरना हो, मणिपुर दौरा से लेकर क्या जो सक्रियता कांग्रेस पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना, ये भी एक ऐसा कदम है जिससे ये लोग पहले क्या कहते थे, पार्टी इनके
फैमिली की जागीर है, बिल्कुल मुझे वो लगता है फायदा अंजना हुआ जी, ये जो आंकड़े हैं इस ओर इशारा कर रहे हैं। जो कुछ भी घटनाएं जिसका जिक्र आपने किया, हाँ। कांग्रेस को नया प्रेसिडेंट मिला, भारत जोड़ो यात्रा हुई, और इसको नहीं भूलना चाहिए ये जो इंडिया गठबंधन नाम की जो गठबंधन बना, हाँ। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है एक परसेप्शन बनने लगा जनता है, में विपक्ष को लेकर थोड़ा विपक्ष सा को है लेकर कि थोड़ा सा पॉजिटिव इमेज मेहनत, आना शुरू हुआ। 19 के से कंपैरिजन में कर बिल्कुल, रही हूं। 19 के चलिए, कंपैरिजन ठीक में है। ज्यादा पॉजिटिव कांग्रेस को दिखाई दे। पुनर्जीवित कौन कर सकता है, जब ये प्रश्न हमने लोगों से पूछा है तो कौन, देखिए सबसे आगे उन्हें राहुल गांधी 32%, 12% सचिन पायलट पर मुहर लगा रहे हैं, 9% प्रियंका गांधी पर। कांग्रेस को पुनर्जीवित कौन कर सकता है, कांग्रेस पार्टी को लेकर ये स्पेसिफिक सवाल था, और कांग्रेस पार्टी में अभी भी लोगों को लगता है कि राहुल गांधी ही उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। 12% मनमोहन सिंह का भी नाम बोल रहे हैं। इसमें एक टिप्पणी का अभी लेंगे आपसे, सब पे टिप्पणी लेंगे, पहले डेटा पूरा दिखा दें, क्योंकि आप दोनों का फेस ऑफ शुरू होगा, उसके बाद से संजय जी और हम बोल नहीं पाएंगे, तो पहले हम लोग डेटा बता दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रदर्शन, जब ये सवाल हमने लोगों से पूछा है तो उनके प्रदर्शन पर मुहर लग रही है, और वो भी अच्छी मुहर लग रही है। 34% कह रहे हैं बहुत अच्छा, 22% कह रहे हैं अच्छा, 20% कह रहे हैं औसत। अगर इसको आप ले लीजिए तो अच्छा खासा उनके पास लगभग 46 और 20 66, मतलब 50 से 60% के बीच लोग अच्छा प्रदर्शन उनका मार रहे हैं। बिल्कुल अंजना जी, बार बार नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे अंजना जी बार बार जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि सर्वे कब किया गया, मुझे लगता है कि सर्वे चूंकि पिछले 1 महीने में किया गया पार्लियामेंट में, और इसके पहले कर्नाटक में जीत हुई, इन सबको ध्यान में रखते हुए लोगों को लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रदर्शन अच्छा है। विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन पर जब हमने सवाल पूछा तो बहुत अच्छा कहने वाले 34% लोग थे, 18% कह रहे हैं अच्छा, सामान्य कहने वाले 15% और खराब कहने वाले 27% लोग हैं। अभी रुक जाइए, मुझे पता है आप 27% को लपकिएगा, रुक जाइए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 2 डेटा और बस बचा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि अच्छी हुई कहने वाले 44% है। अगला डेटा जो हम आपको दिखा रहे हैं, अच्छी हो गई है राहुल की छवि 44%, वैसी ही रही 33%, खराब हुई 13%, कह नहीं सकते 10%, तो 44% लोग ये मानते हैं। लगभग आधे लोग तो मतलब वैसी ही रही 33% है, तो आप थोड़ा बहुत मिला लीजिए तो आधे लोग कह रहे हैं कि उनकी जो छवि है वो अच्छी हुई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। अब जो अगला प्रश्न हमने लोगों से पूछा है, राहुल की जो सांसदी जाने का मामला था, उस पर आपके विचार क्या हैं? कानून ने सजा दी 31%, सजा काफी सख्त थी 21%, सियासी साजिश 31%। शहजाद पूनावाला जी गौर फरमाए, सियासी साजिश 31%, कह नहीं सकते 16%, गौर फरमाए आप। कानून ने सजा दी 31%, सियासी साजिश यानी 31%। शुरू करते अभी नहीं, एक और डेटा है, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी। खिचड़ी हो जाएगी सारी चीजें। नहीं, बहुत सारे सवाल है ना, ये सवाल दिलचस्प है। लोगों का परसेप्शन क्या है? विपक्षी गठबंधन मोदी को हरा सकता है, हाँ कहने वाले। जो अगला डेटा है मैं आपको बता दें, क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी को हरा सकता है? जब ये प्रश्न हमने लोगों से कहा है तो 33% कहते हैं हाँ हरा सकता है, 54% कह रहा है कि नहीं हरा सकते हैं, यानी फासला 7, 10, 17 और 4 21 का है, 21% का फासला है। जो अगला प्रश्न हमने लोगों से पूछा है, ये विपक्षी गठबंधन को मोदी सरकार को हराने पर आपने देखा लोगों की राय। अब चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत, और 2 बिंदुओं पर मुझे प्लीज। मैं आ रही हूँ आपके पास। सियासी साजिश, राहुल गांधी की सांसदी जाना, हाँ। 31% कह रहे हैं कानूनी सजा मिली, हाँ मुझे पता था आप उसी से सख्ती हुई, मुझे पता था आप उसी से शुरू करेंगे। तो क्या दूं आपको, लूज बॉल दूं क्या? नहीं, लूज बॉल नहीं, लूज बॉल की आदत होगी आपको। आपके यॉर्कर को भी हम 6 पे मार सकते हैं। आपको एक चीज बता देता हूँ, आप ही के सर्वे, तो लीजिए फिर। हाँ मैं सुन लिया। नहीं, 31% कह रहे सियासी साजिश। हाँ 31% ने कहा सियासी साजिश है, 31% ने कहा कि कानून ने अपना काम किया है, 21% ने कहा सजा सख्त है। मतलब 52% तो ये मान रहे कि सजा के पात्र तो है।
ये तो मान रहे, एक सेकंड रुक जाइए, अब मुझे अपना विश्लेषण करने दीजिए। उनके साथ आपको रनर बनने की आवश्यकता नहीं है संजय जी, आप अपनी भूमिका में रहिए। मैंने तो कुछ बोला उन्होंने ही नहीं। बॉल डाली है, आप जिस प्रकार से स्वीकार रहे हैं, नकार रहे हैं, आप अपने समय पे कीजिए। तो 52% आपके सर्वे के हिसाब से कह रहे हैं राहुल जी सजा के पात्र हैं। तो मैं आज तक का स्वागत करता हूं इसके लिए। और वैसे ये कोई सर्वे का मुद्दा नहीं है, ये फैक्ट का मुद्दा है। सजा मिली है, दोषी पाए गए, आज भी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। दूसरी बात, पहला वाला जो आपका सवाल था कि भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल की भूमिका और छवि अच्छी हुई है, इसमें हमें क्या परेशानी होगी? इसमें तो परेशानी उनको होगी जो उनके साथ स्पेस के लिए compete कर रहे हैं। इसीलिए तो ये जो नया नया गठबंधन बना है, वो जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करते जा रहे राहुल गांधी के खिलाफ और करते रहे हैं, ये सर्वे देखकर तो वो बेचारे अब सोच रहे होंगे कि अब तो राहुल की छवि भी ठीक हो रही है, तो एक और क्लेमेंट आ गया। और देखिए क्लेमेंट है भी तो किस प्रकार के क्लेमेंट है? जो सवाल दूसरा था आपका, उसमें आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समर्थकों के बीच राहुल को 32% लोग चाहते हैं। मतलब कांग्रेस के समर्थकों के बीच में भी 70% नहीं है, 35 से कम है, मतलब कि पासिंग मार्क्स भी नहीं। और तीसरी बात, उसके बाद आपने उसकी पुष्टि भी कर दी कि खड़गे जी को 66% लोग चाहते हैं। मतलब कि अंजना जी, इतना अन्याय आपने राहुल जी के साथ किया है। खड़गे जी कितने अच्छे लगने लगे। नहीं, खड़गे जी ने तो कल स्वीकारा है 2 दिन पहले अपने बयान में कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने बनवाया है, मुझे ये पद दिया गया है। ठीक है, तो राहुल लेकिन जी और सोनिया जी की मेहरबानी से ही वो बने। सिर्फ 6 महीने बचे हैं चुनाव में और अभी भी 21% का फासला है। लोग ये नहीं मानते हैं कि विपक्षी गठबंधन सक्षम है मोदी सरकार को हराने में। अंजना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अनुज प्रवक्ता का आत्मविश्वास कितना डगमगाया हुआ है। उनको प्रधानमंत्री जी पर, मोदी जी की छवि पर भरोसा ही नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं कि प्रतिपक्षी दलों में कैसे फूट पड़े, तो संदेह करते हैं कि देखिए उनके पक्ष के दलों में राहुल गांधी जी की अच्छी छवि होगी, तो उस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। 52% लोग अगर राहुल गांधी जी की छवि को अच्छा मान रहे हैं, उनके काम को अच्छा मान रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रतिसाद है, क्योंकि अभी वो प्रधानमंत्री नहीं है, अभी सत्ता में नहीं है।